सभी दर्शकों को नाट्य संस्था विजय मेला एक कदम खुशियों की ओर की तरफ से स्वागत करते हैं। हमारी आज की नाट्य प्रस्तुति दिग्दर्शक एक मौलिक एकांकी है, जिसके लेखक हैं प्रियम जानी और जिसका निर्देशन किया है चंद्रभान सिंह ने। आज की प्रस्तुति केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग से हो रही है। बस कुछ ही क्षणों में आपके सामने हमारी नाट्य प्रस्तुति दिग्दर्शक का मंचन शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने अपने मित्र दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे हुए, मैंने मरोड़ दिया अपने धनुष को। साफ कुचला हुआ भयावह, किंतु शक्तिहीन है ये मेरा धनुष, जैसे है मेरा मन। अब किसके बल पर लूंगा प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में, भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं कि कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा। आप ठीक तो हैं? तुम ऐसे अचानक विश्वास ही नहीं हो रहा। आइए बैठिए ना। कैसे हो तुम? ठीक हूँ, आप कैसे? मैं कैसा हूँ? बिल्कुल इस मंच के जैसा, धूल से भरा हुआ, पुराना और अकेला भी। तुम तब से नीचे ही बैठे थे? हाँ, आपको परफॉर्म करते हुए देखना चाहता था। क्या देखा? यही ना कि मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ। नहीं, देखा कि अभी कितना कुछ सीखना बाकी है आपसे। वैसे दादा, आप हर शाम यहीं बिताते हैं? अरे मेरा बस चले तो सारा दिन यहीं पर बिता, पर समय ही नहीं मिलता। सुबह उठकर मंदार को, मंदार? हाँ मंदार, मेरा पोता, विजय का बेटा, उसे स्कूल छोड़ने जाओ, फिर घर आकर विजय के लिए खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना। ऐसा करते करते दोपहर हो जाती है। फिर मंदार को स्कूल से घर लाना, उसे होमवर्क कराते कराते सारी दोपहर चली जाती। फिर शाम को 6:30 बजे उसे ट्यूशन छोड़ने जाता हूँ। 6:30 से 8:30, यानी मैं सांस तो 24 घंटे लेता हूँ।
पर जीता सिर्फ 2 घंटे हूं। 6:30 से 8:30। अरसे बाद आपको परफॉर्म करते हुए देखा। मेरा सवाल आज भी आपसे वही है कि आप जो भी कैरेक्टर करते हैं उसमें इतनी डेप्थ कहाँ से लाते हैं? और मेरा जवाब भी वही है। मैं जो भी किरदार करता हूं उसे अपने आप से रिलेट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अश्वत्थामा को ही ले लो। मैंने अनगिनत किरदार निभाए मंच पर अश्वत्थामा को अपने सबसे करीब पाया। उसका आक्रोश, बेचैनी, बेबसी, और हाँ, उसे भी तो धोखा देकर परास्त किया गया था। आप अभी भी नाराज है ना मुझसे? रुकिए, मैं लाता हूं। किसका है? विजय। विजय, मुझे देना। हाँ हाँ विजय बेटा, बिजली का बिल वो तो मैंने कब का भर दिया है। हाँ, नल भी ठीक करवा दिया। पता है बेटा, वो प्लम्बर पूरे 500 रुपए मांग रहा था। मैंने आधे घंटे जीरे की, तब जाकर 300 में माना। हाँ, सब्जी काहे की बनाऊं? भिंडी की? ठीक है बेटा, ठीक है। अरे मंदार को ले आऊंगा ट्यूशन से, नहीं भूलूंगा। हाँ दादा, ये किताबें आपने अभी तक संभाल के रखी हैं? अरे ये कहना ज्यादा उचित होगा कि इन किताबों ने मुझे संभाल कर रखा हुआ है। पगला घोड़ा, हाय वतन, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आधे अधूरे। दादा, आधे अधूरे, कुछ याद आया? आधे अधूरे कैसे भूल सकता हूं? कैसे भूल सकता हूं मैं तुम्हारी और मेरी पहली मुलाकात। अरे अंदर आए कहा? अरे हमको बत्रा साहब ने भेजा है, जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर बत्रा। वो बोले कि आपके किसी नए नाटक के लिए कौन हो हीरो की जरूरत है। हीरो नहीं, एक्टर। अरे हाँ, एक ही बात। अंदर आ जाए। थैंक यू। तो तुम्हारे बत्रा ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं वक्त का कितना पाबंद? अरे बताया तो था, पर आज लल्लन का जन्मदिन था ना। लल्लन? हाँ, अभी शहर में एक तो दोस्त है हमारा, लल्लन यादव। वो भी जूनियर आर्टिस्ट है और हमारी साइड का भी है, यूपी वाला। वो बोला कि आज हमारा जन्मदिन है तो रुक जाओ। हम उसको बताए कि आज हमारा हु है, वो का कहते अंग्रेजी में? अरे रिहर्सल। अरे हाँ, रिहर्सल बा। तो वो बोला कि रिहर्सल तो रोज रोज होगा, पर हमारा जन्मदिन रोज रोज ना ही होगा। यही ले रुक गन, हम दे देगा। कब से हो बम्बई में? यही 10 दिन हो गए। इससे पहले कभी नाटक किया? किया है, अरे कितनी बार किया है। हमारे गांव में रामलीला होता है, वो साल में 2 बार। ओमा हनुमान जी की सेना में हम तो बानर बनित रहन। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जाहिर है तुम मुंबई फिल्म स्टार बनने आए हो, तो नाटक में काम करने से क्या मिलेगा? अब सच बताएं, बुरा मत मानिएगा, ये नाटक वाटक सब छोटी चीज बा। हमका तो वो सिनेमा के बड़ा पर्दा में आना है, ये हीरो माफी। पर वो बत्रा साहब बोले ना कि नाटक के कलाकारन का फिल्म में जल्दी काम मिला था। और बत्रा साहब एक और बात बोले कि नाटक में जाए से हमका कुछ सीखे को मिलबू। अरे सटिया गई बा बत्रा, ओका मालूम नहीं कि हमका कछु सीखे की जरूरत नहीं बा, हमका सब आवत है। अच्छा, हाँ? तुमको सब आता है? आओ का? अहो भाग हमारे, जो ऐसे कलाकार हमारी कुटिया में पधारे। लो, का कॉन्ट्रैक्ट है का? अरे पढ़ना का, लाइए पेन लाइए, साइन पे लाइए। नाटक की स्क्रिप्ट है जो तुम्हें पढ़ना है, वो भी यहाँ बैठकर। और हाँ, आवाज
थोड़ा बड़ी होनी चाहिए। ये थिएटर है, सिनेमा नहीं। और एक बात, ये जूते पूर्वाभ्यास कक्ष के बाहर, पूर्वाभास? रिहर्सल रूम हाँ, वहां बाहर उतरे हुए होना चाहिए। ठीक उतार के आइए। ठीक बा। तो बताइए कहाँ बैठे हैं? यहाँ यहाँ कहाँ? यहाँ जमीन में? हाँ। आधे अधूरे। लेखक मोहन राकेश। मोहन राकेश, अरे तुम्हें जोड़ी है का? अरे वो सलीम जावेद जैसा एक आदमी मोहन राकेश। अरे साला बिना सरनेम के लेखक बन गया। जब नाम अधूरा है यही लिए आधे अधूरे नाटक लिखता होगा। ऐसे मत घूरिए, पढ़ते हैं भाई, पढ़ते हैं। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत 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 शुरुआत। शुरुआत। अरे वही तो बोल रहे हैं, शुरुआत। शुरुआत नहीं, शुरुआत। शा शा सा सा शुरुआत। सा नहीं, शा। शिरोमणि का शा। शिरोमणि का सा ना? अरे शिरोमणि नहीं, शिरोमणि। शा। सा सा शुरुआत। अरे भाई तुम सबूत का सा बोल रहे हो, मुझे शिरोमणि का शा सुनना है। सा सा। अरे आप जो सा बोल रहे हैं साला निकल ही नहीं रहा मेरी जुबान से। बाप रे, पर तुम्हें तो सब कुछ आता है ना। पढ़ो। मैं नहीं जानता कि आप क्या आशा कर रहे हैं। भाई वो आशा नहीं है, आशा है। दोबारा वही गलती कर रहे हो पहली बारी। आशा आशा सा सा आशा सा नहीं, शा शा। सा। और जोर से, लाउडर। मैं नहीं जानता कि आप क्या आशा कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ और अरे भाई हूँ नहीं हूँ, नेजल वाला। ऊपर देखो बिंदी लगी होगी। मैं नहीं जानता कि आप क्या आशा कर रहे हैं। जोर से, मंद सप्तक। वो क्या होता है? क्या है भैया, हमें परेशान करो। तुम्हें तो सब कुछ आता है ना। आगे बढ़ो। मैं नहीं जानता कि जोर से। मैं नहीं जानता कि आप क्या हमका नहीं आवत। हाँ? जोर से बोलो, हमें सुनाई नहीं दी। हमका नहीं आवत है, हमका कछु नहीं आवत है। माफ करना भाई, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मैंने ये सब कुछ नहीं किया। मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि जब तक तुम अपने चेहरे से घमंड का चश्मा नहीं उतारोगे ना, तुम्हें हर जगह भ्रम ही भ्रम दिखाई देगा। ये क्या है? अरे चल रहे हैं डायलॉग लेके। ऐसे चलो। हाँ। देखो बेटा, स्टेज में सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के मूवमेंट होते हैं। कितने तरह के? 3। 3 के अलावा कोई चौथा मूवमेंट स्टेज में नहीं लिया। ठीक है, आराम से समझो। पहला आता है डायगोनल मूवमेंट। ठीक, डायगोनल मूवमेंट। अगर किसी कलाकार को यहां से एंट्री लेनी तो वो सीधा डायगोनल आएगा, ऐसे। ये
और आराम से ये प्रोफाइल दर्शकों को जाओ। इसको बोलते हैं डायगोनल मूवमेंट। इसके बाद दूसरा मूवमेंट होता है सर्कुलर मूवमेंट। सर्कुलर मूवमेंट कैसे? अब यहां पर एक कलाकार है और उसे वहां पर आना है, तो वो सर्कुलर मूवमेंट लेगा। कैसे? ऐसे। समझ में आया? तीसरा मूवमेंट जिसको बोलते हैं पर्टिकुलर मूवमेंट। पर्टिकुलर मूवमेंट वो होता है जब स्टेज में एक से अधिक कलाकार होते हैं और एक कलाकार संवाद बोलते हुए किसी दूसरे कलाकार को क्रॉस करता है, तो उसके साथ ही जो दूसरा कलाकार है वो भी उसके साथ ही एक हल्का सा मूवमेंट लेकर के अपने प्रोफाइल को अपने को आर्टिस्ट की तरफ कर लेगा। कैसे? एक कलाकार यहां से आया और जैसे ही यहां पे आया तो ये कलाकार हल्के से, ठीक, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर मूवमेंट। और देखो, कोई भी मूवमेंट रंगमंच में, कोई भी मूवमेंट किसके लिए बनाया गया? दर्शक के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा उसे हमारा फेस दिखाई दे, हमारी प्रोफाइल दिखाई दे। ठीक, अब मूवमेंट करके दिखाओ। यहां से वहां जाना, आपकी सीधा नीचे। हाँ, घूम गए। हाँ, फिर से आओ। हाँ, सब बात, लेकिन इसका निरंतर अभ्यास करना। जी ये तुम्हारे पैरों को रट जाना चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल चलाते समय हम अपने पैरों को आदेश नहीं देते कि ब्रेक दबाओ, गियर लगाओ, वो अपने आप लगा लेते हैं। उसी तरह ये मूवमेंट भी तुम्हारे पैरों को अपने आप करना चाहिए, तुम्हें उन्हें आदेश नहीं देना। सिचुएशन के हिसाब से वो अपने आप हैंडल करेंगे चीजों को। ठीक है, निरंतर अभ्यास करते रहना। ठीक बात। बेटा देखो, सा नहीं, शा। शा, सा। जब हम शा का उच्चारण करते हैं ना तो ऐसे हाथ लाना, और यहां पर देखना, जब शा का उच्चारण करोगे तो हवा का दबाव महसूस होगा। ठीक, कैसे? शा, सा नहीं, शा, सा। बेटा फिर शा, सा, शा, शा, हाँ, शा, हाँ, शा, हाँ, हाँ, शा, सब बात। शा। अब लाइन के साथ बोलो। मैं नहीं जानता कि आप क्या आशा कर रहे हैं। हाँ, बोलो। शिरोमणि, शिरोमणि, शादी, शादी, सबूत। सबूत। बेटा यहाँ पर वो वाला नहीं होगा, यहाँ पर तुम्हारा वाला सा होगा। हाँ, सबूत। हाँ, बोलो। शादी, शादी, शिरोमणि, शिरोमणि, आशा, आशा, शादी, शादी, शिरोमणि, शिरोमणि, सबूत। सबूत। शाबाश। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। ये क्या है? आप ही तो बोले कि डायलॉग दूर तक जाना चाहिए। माना कि मैंने कहा है कि तुम्हारे संवाद स्टेज में बैठे आखिरी व्यक्ति तक सुनाई देने चाहिए, लेकिन भाई साहब, सामने बैठे हुए लोगों का भी तो ख्याल करना है। ऐसे में तो उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। देखो, संवादों में क्या है, हम भाव डालते हैं, भाव, इमोशन, रस। और जब हम भाव, इमोशन या रस डालते हैं तो जो संवाद निकलता है वो दर्शकों को कर्कश नहीं लगता, क्योंकि बिना मॉड्यूलेशन के संवाद कर्कश लगता है, अर्थहीन लगता है। ठीक ठीक। संवाद क्या लिखा है? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अब इसे तुम गुस्से में बोलो। कहाँ जा रहे हो? हाँ, अब इसे तुम थोड़ा डर के बोलो। कहाँ जा रहे हो? प्यार से बोलो। कहाँ जा रहे हो? थोड़ा मस्ती में। कहाँ जा रहे हो? देखा, हाँ। चारों में अंतर था। ये अंतर क्यों आया? क्योंकि तुमने वो
भाव डाला, चारों में अलग अलग भाव डाला। ठीक। और एक बात बता, अभिनय को अच्छी तरह से समझो। हमारा जो अभिनय है हमारे जीवन से बिल्कुल अलग नहीं। कैसे? देखो, हमारे जीवन में सारे रस होते हैं, सुख दुख, करुणा, श्रृंगार, प्रेम, सारे रस होते हैं। अगर ये रस ना हो हमारे जीवन में तो हमारा जीवन क्या है? निरर्थक, मरे हुए के समान, कोमा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जीवन बराबर रस, यानी कि भाव, फीलिंग्स, है ना? है ना? हाँ। अब आते हैं अभिनय में। अभिनय क्या है? अभिनय बिना रसों के कोमा में है। अगर अभिनय में रस नहीं होंगे, भाव नहीं होंगे, फीलिंग्स नहीं होंगे, तो भी तो कोमा में होगा जीवन की तरह, है? तो इसका मतलब क्या हुआ? अभिनय बराबर रस हुआ ना? हुआ। अब यहां थोड़ा मैथमेटिक्स में आ जाते हैं। कैसे? जीवन बराबर रस, हाँ। उधर अभिनय बराबर रस, हाँ। तो रस और रस दोनों एक दूसरे से कट गए। हाँ। हो गया? हो गया। बचा क्या? जीवन बराबर अभिनय। हाँ, हाँ। इसका मतलब जीवन बराबर अभिनय। हाँ। इसलिए अपने अभिनय को अपने जीवन से कभी अलग मत करना। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखो, हम अपने जीवन को ना प्लान नहीं कर सकते, कभी प्लान नहीं कर सकते, लेकिन अभिनय को हम प्लान करते हैं। हाँ, समझ गए? ठीक है। अब देखो, इसमें तुम्हारी लाइंस क्या है? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। अब देखो क्या है, एक बात और समझो। अभिनय, हमारे आई कांटेक्ट अभिनय में बहुत जरूरी होता है। हम कभी भी स्टेज में नीचे नहीं देखते और ऊपर नहीं देखते। हम अपने बिल्कुल 180 डिग्री पे, या बोल दे तीसरी रो के दर्शकों को देखते हैं। ठीक। और जो थिएटर है ना, वो पेट का है, गले का नहीं। मतलब हम गले से आवाज नहीं निकालते, पेट से, यानी गंभीर मुद्रा, जिसको बोलते हैं बेस। हाँ, जिसके लिए हम अभ्यास कर रहे हैं, सा रे गा मा, उसी के लिए। ठीक। तो हम अपने अंदर एक गहरी सांस भरते हैं और फिर उस सांस को अपने वोकल कार्ड से टकराते हुए एक सुंदर से साउंड में तब्दील करते हैं। और यह जो हमारे आर्गन्स हैं, होंठ, जिह्वा, तालुका, दांत, नाक, इनसे उस साउंड को आकार देते हैं। कैसे? साउंड निकला आ, मा, दबाया होंठ, मां बन गया। तो इससे उस साउंड को हमने आकार दिया। ठीक। फिर आकार देते हैं तो सबसे पहले बनता है अक्षर। अक्षर मतलब का, खा, गा, मा, पा, टा, रा, और एक से अधिक अक्षर मिलके बनते हैं शब्द। जैसे रा और मा, राम, श्याम, मोहन। और इसी तरह एक से अधिक शब्द मिलकर बनते हैं वाक्य, वाक्यों से पैराग्राफ, पैराग्राफ से स्पीच, यानी कि संभाषण, यानी कि तुम्हारे बड़े बड़े संवाद। ठीक। इसलिए संवादों में मॉड्यूलेशन होना बहुत जरूरी है। मॉड्यूलेशन मतलब उनमें भाव होना बहुत जरूरी है। बिना भाव के हमारे सारे संवाद हमारे दर्शकों को कर्कश लगेंगे और वो अपना अर्थ सही से नहीं छोड़ पाएंगे कि वो संवाद कहना क्या चाहता है। ठीक। अब क्या है संवाद तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। अब देखो, इसमें भाव क्या है? श्रृंगार, है प्यार। हाँ, प्यार। हाँ। तब श्रृंगार रस का डाल करके इस संवाद को बोलो, एक गहरी सांस लेकर के। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। ये मेरा धनुष है, धनुष
अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। पर जब आज मैंने अपने मित्र दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, तीर, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचला हुआ साफ साफ भयावह, किंतु शक्तिहीन है ये मेरा धनुष, जैसे है मेरा मन। अब किसके बल पर लूंगा प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। दादा, अगर आज जो कुछ भी हम सीखे हैं बस। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन। पर फिर भी दादा आप जो ज्यादा मक्खन मत लगा, ठीक है। और हाँ, कल जब तुम रिहर्सल में आना ना, तो आषाढ़ का एक दिन की स्क्रिप्ट लेते हुए आना। मैं तुम्हें कालिदास का किरदार दे रहा हूँ। क्या कालिदास? वो तो बहुत मुश्किल किरदार है दादा, मुझसे कैसे होगा? तुम्हारी यही बात तुम्हें औरों से जुदा करती है। इतना कुछ सीखने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर घमंड नहीं, तुम अपने आप को नौसिखिया मानते हो। देखो, इस किरदार के साथ तुम ही न्याय कर पाओ, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन हाँ बरखुरदार, ये रवैया बनाए रखना, कहीं ऐसा ना हो कि बस घमंड में आ जाओ कि आप तो सुपरस्टार बन गए। क्योंकि ज्ञान एक विशाल समंदर है, जिसमें उत्सुकता से रोज गोते लगाओगे तो रोज एक नया मोती तुम्हारे हाथ में आएगा। और अगर समंदर के किनारे सिर्फ बैठे रहोगे तो रेत और पत्थर ही नजर आए। याद है तुम्हें? जी। पर दादा, मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूँ कि मेरा रवैया, मेरा हुलिया, मेरी जुबान, सब कुछ एक जानवर से भी बदतर, फिर भी आपने मुझे अपने ग्रुप में शामिल किया, क्यों? अच्छा, यानी इनडायरेक्टली रूप से तुम अपनी तारीफ सुनना चाहते हो? ऐसे नहीं। तुम्हारी एक चीज मुझे बहुत पसंद आई थी, ईमानदारी। वो रिहर्सल का पहला दिन, और तुम्हें पता था कि मैं वक्त का कितना पाबंद हूं, लेकिन तुमने कोई भी बहाना नहीं बनाया, जो सच था पलक झपकते ही कह दिया। बेटा, कलाकार अगर इमारत है तो ईमानदारी और साहस उस इमारत के दो ऐसे स्तंभ हैं जिनके बिना इमारत तिनकों से बिखर जाती है। और आजकल के बच्चे ईमानदारी और साहस नाम की तो चीज ही नहीं है उनमें। अरे अचानक से रिहर्सल में आना बंद कर देंगे, फोन नहीं उठाएंगे और 3-4 दिन बाद वापस आएंगे तो ऐसे ऐसे बहाने बनाएंगे कि पूछो ही मत। मेरी मामी मर गई थी, मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया था, मेरे दादी खत्म हो गई थी, और घमंड इतना कि पूछो मत। एक बात नीचे नहीं डाल सकते अपने निर्देशक की। अरे निर्देशक किसके लिए चिल्लाता है, किसके लिए अपना खून जलाता है? ताकि वो उसका एक्टर, उसका छात्र कुछ सीखे, कुछ अच्छा करे। पर नहीं, उन्हें तो लगता है हम सब कुछ सीखे हुए हैं। वैसे दादा, आप मेरी फिल्में देखते हैं? आप अब भी नाराज है ना मुझसे? आखिर कब तक नाराज रहेंगे मुझसे? कहते रहे, रोजाना छाता लेकर आता था तो बारिश की एक बूंद नहीं गिरती थी, और आज ही छाता लाना भूल गया तो बारिश होने लगी।
इंसान और मौसम बताकर बदलते तो कितना अच्छा होता। मुझे नहीं लगता कि मैंने उस दिन जो भी किया वो गलत किया। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि उस दिन तुमने किया वो गलत किया? हाँ बेटा, तुम जब भी झूठ बोलते थे ना तो ऐसे ही नाक पे उंगली रखते। मैं सच कह रहा हूं। आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन एट ऑल। गुड, वेरी गुड। बहुत नाराज है ना मुझसे। भाई देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, मैं किसी से नाराज नहीं। दादा, जब आप ही झूठ बोलते थे ना तो ऐसे ही यूं आईब्रो पे जाते थे। इसका मतलब हम दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को अंधेरे में ढकेल रहे हैं। लेकिन आज मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगा। आप जब तक सच नहीं बता देते, ना मैं यहां कहीं से जाऊंगा और ना ही मैं आपको कहीं जाने दूंगा। सुना आपने? ना मैं कहीं जाऊंगा और ना ही मैं आपको कहीं जाने दूंगा। पापा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। इट्स माय बर्थडे। बेटा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तो बच्चा नया है जिसे मैंने कालिदास का किरदार दिया है। अभी बहुत पॉलिशिंग करवानी बाकी है। जिस उत्साह से आप अपने नाटकों को पॉलिश करते हैं, काश उसी उत्साह से आप अपने रिश्तों को पॉलिश कर पाते। विजय बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ एक दिन के लिए आप ये डायरेक्टर का लिबास उतारकर पिता का लिबास नहीं पहन सकते? विजय, ऐसे एक बार तुम्हारी मां ने मुझसे जिद की थी। तब हमारी शादी की सालगिरह थी। तुम्हारी मां ने जिद की कि हम अपनी शादी की पहली सालगिरह किसी बड़े होटल में मनाएंगे। मैं उसकी जिद पे आकर बड़े होटल में गया, अपने दोस्तों के साथ अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट की। और तभी मुझे पता चला कि हमारे गुरुजी के बेटे और बहू किसी कार एक्सीडेंट में मारे गए। फिर भी वो रिहर्सल पर आए थे और मैं अपनी शादी की सालगिरह मना रहा था। तब से मैंने खुद से एक वादा किया कि मैं अपनी निजी जिंदगी कभी थिएटर में नहीं आने दूंगा। पापा, आपकी निजी जिंदगी का साया तक नहीं पड़ता थिएटर पर, मगर इस थिएटर का साया आपकी निजी जिंदगी पर पड़ता है। उसका क्या? बेटा, तुम समझते क्यों नहीं हो? वो सारे बच्चे नए हैं। अगर मैं ऐसा करने लगाऊंगा तो बच्चों पर गलत सबक नहीं पड़ेगा, और वो बच्चे जो मुझसे पढ़ेंगे वही अपने आगे आने वाले बच्चों को सब कहेंगे, और फिर वो अपने आगे आने वाले बच्चों को समझाएंगे। अरे इससे तो फिर थिएटर का भला होने से रहा। आपको बस थिएटर की भलाई की फिक्र है और बेटे की वर्तमान की कुछ नहीं पड़ी। और कौन से सबक की बात कर रहे हैं आप? ये आजकल के डायरेक्टर सिगरेट पीते हुए नाटक डायरेक्ट करते हैं, तब बच्चों को गलत सबक नहीं मिलेगा। देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, ठीक है? तुम केक काट लेना और खा लेना। हाँ, मेरा इंतजार मत। रुक जाइए पापा। पापा, पापा, लौट आइए पापा, लौट आइए। लौट आइए
दुनिया में कौन था पापा? एक आप ही का जो सहारा था। अब आप भी चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगा? आज मेरा जन्मदिन है और आपके पास मेरे जन्मदिन के लिए भी समय नहीं है। लौट आइए पापा, लौट आइए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. लौट आइए पापा, लौट आइए, लौट आइए पापा, लौट आइए। लौट आइए जनाब, लौट आइए। खटखटाना बेकार है। मुझे पता था कि आप मेरे सवालों को टालेंगे, इसीलिए मैंने अपने बॉडीगार्ड से पहले ही कह दिया था कि जैसे ही नट सम्राट महाशय मंच पर प्रवेश करें, हॉल को बाहर से ताला मार देना और तब तक मत खोलना जब तक मैं खिड़की से इशारा ना करूं। जाहिर है, मैं खिड़की से तब तक इशारा नहीं करूंगा जब तक आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देते। ये क्या बेहूदगी है? देखो देखो, मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूं ना। दरवाजा खुलवाओ। अरे खुलवाओ दरवाजा। अरे मैं कह रहा हूं दरवाजा खुलवाओ। बस 2 मिनट में दिमाग फटने लगा आपका। 10 साल से इसी कैद में हूं मैं। जंजीर बनकर जकड़ रखा इस सवाल ने कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने जो आज तक खफा है आप मुझसे। वैसे इस वक्त ना हम दोनों ही कैद में हैं। आपकी कैद जिस्मानी है और मेरी ये दिमागी। और ये दिमागी कैद ना बहुत खतरनाक होती है। जिस्मानी कैद में तो इंसान को एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, पर ये दिमागी कैद में ये पूरी दुनिया ही एक काल कोठरी बन जाती है। कहीं सुकून नहीं मिलता। आजादी चाहता हूं मैं इस कैद से। अब मुझे रिहा कर दीजिए, मैं आपको रिहा कर दूंगा। मैं तुम्हें रिहा कर दूं, तुम मुझे रिहा कर दोगे? तुम्हें पता है मंदार का ट्यूशन कहां पर है? बहुत पुरानी 4 मंजिला इमारत, शेखर अपार्टमेंट, उसके 4थे माले में। शुरू में मैं मंदार की उंगली पकड़कर 4थे माले तक चढ़ जाया करता था। पर 4थे माले आते आते मेरे घुटने जवाब दे देते थे। फिर भी मैं मुस्कुराता रहता था ताकि मंदार को गिल्ट ना फील हो। पर मंदार को सब कुछ पता चल जाता था। वो कहते हैं ना कि जो रुदन दिखाई और सुनाई न दे वो और गहरी चोट करता है। मंदार को भी कर गया। अब वो मुझे ऊपर आने के लिए नहीं कहता, नीचे ही रोक देता है और वो अपने ट्यूशन रूम में पहुंचकर वहीं से मुझे गुड बाय कहता है, ये बताने के लिए कि वो सुरक्षित पहुंच गया है। पता है तब तक मैं क्या करता? तब तक मैं उन सीढ़ियों को एकटक देखता रहता और देखता हूं कि उन सीढ़ियों को रौंद कर लोग अपनी मंजिल पर तो पहुंच जाते हैं, पर पलट कर कभी
उन सीढ़ियों की तरफ देखते तक नहीं है। वो सीढ़ियां उसके लिए क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक निर्जीव ढांचा, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है उससे। और उस इमारत में लिफ्ट भी नहीं है। इसका मतलब उन सीढ़ियों का इस्तेमाल राजी खुशी नहीं हो रहा है, बल्कि इसलिए हो रहा है कि कोई चारा ही नहीं है। और तब मेरे आंखों के सामने सबसे पहले तुम्हारी तस्वीर बनती है, क्योंकि तुमने भी थिएटर को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि तुम्हारे पास कोई जरिया नहीं था। और जब तुम सफल हो गए, एक स्टार बन गए, तो सब भूल गए। अरे लोग इतने स्वार्थी कैसे हो जाते हैं? कैसे? अरे जिनसे सब कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, उन्हीं को भूल जाते हैं और मंजिल में पहुंचकर मुंह मोड़ लेते हैं। मुंह मोड़ लिया दारा शिको ने हमसे। मैंने कहा ना था कि वो काफिर हो गया है। ये क्या है? कैसे डायलॉग बोल रहे हो तुम? ना कोई भाव है, ना कोई मॉड्यूलेशन है, ना कोई मूवमेंट है। क्या हो गया तुम्हें? मैं थिएटर छोड़ना चाहता हूँ। क्या कहा? थिएटर छोड़ना चाहते हो? अरे थिएटर कोई बागीचा नहीं है कि जब मन किया आए बैठे, जब मन किया चल दिए। थिएटर मांगता है समर्पण और साहस। थिएटर की तुलना एक फौजी समुदाय से की जाती है, और यह लेसन तो मैंने तुम्हें सबसे पहले बता दिया था। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था आपके साथ, इसीलिए आप मुझे जबरदस्ती नहीं रोक सकते। ये कैसी बातें कर रहे हो? जरूर तुम्हें किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया है। मैं कोई खिलौना नहीं हूं जो किसी ने चाबी भर दी तो मैं नाचूं। तभी कल तक तो सब ठीक था, अचानक आज ही ये सब कायापलट कैसे हो गया? तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा आप पर? अगर एक मजदूर कम हो जाएगा आपके यहाँ से तो। मजदूर? हाँ, मजदूर। हम सब मजदूरी तो हैं आपके यहाँ। आपकी महत्वाकांक्षाओं का बोझ उठाते हैं। अरे इतना शोषण तो कोई एक मजदूर के साथ भी नहीं करता। देखो, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। ये तुम्हारे निजी ख्याल हो नहीं सकते। जरूर तुम्हें किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया है। कितना विश्वास है आपको ना कि मैं इतना आत्मनिर्भर भी नहीं हो सकता कि मेरे अपने निजी ख्यालात भी हों। बस तानाशाही करनी है आपको। नियमों की गंध ऐसी फैला रखी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सिर्फ वही नाटक देखो जिसका मैं सुझाव देता हूं, सिर्फ वही लिटरेचर पढ़ो जिसका मैं सुझाव देता हूं, सिर्फ वही म्यूजिक सुनो जिसका मैं सुझाव देता हूं। और फिल्मों का नाम लेना भी मना है मेरे सामने। और आपकी ये रिडिकुलस एक्सपेक्टेशंस, फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री से जबरदस्ती नफरत करो और नाटक के बाद किसी घंटों फिल्म एक्टर की खिल्ली उड़ाओ और किसी थिएटर के महारथी की गाथा गाओ। कठपुतलियां हैं आपकी ना, जो आपके इशारों पर नाचेंगे। हम जरा से दूसरी तरफ कदम रखते हैं, अब तुरंत डोर खींच लेते हैं और हमें दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं। मैं मानता हूं कि मेरा व्यवहार तुम लोगों को वाहियात लगता होगा कभी, और यकीन मानो तो मैं भी ऐसा महसूस करता हूं कि तुम लोगों को खुला छोड़ दूं। फिर सोचता हूं ऐसे कैसे खुला छोड़ दूं? अरे आधे से ज्यादा जिंदगी मैंने सही और गलत में बिताई है। अरे तो गुरुजी हमें भी गलतियां करने दीजिए ना। कम से कम पता तो चलने दीजिए कि ये गलतियां हैं। सही गलत अच्छा बुरा जो भी है अपने अनुभवों से सीखने दीजिए। आप घर से पैसे चुरा के मुंबई आए, कोकेन और दारू में आपने 5 साल बर्बाद किए। शादीशुदा होने के बाद भी आपने दूसरी शादी की। सब कुछ कर गुजरने के बाद आपने ये फकीरी अपनाई। पर हमें गलतियां करने की छूट नहीं है। अब और नहीं, मैं और नहीं सह सकता ये सब। मैं जा रहा हूं, मैं यहां से भी और आपको छोड़कर हमेशा के लिए मैं जा रहा हूं। अरे ऐसे कैसे तुम जा सकते हो? ऐसे कैसे जा सकते हो? अरे मैंने तुम्हें सीखा है, सवाना पाला है, अरे इस काबिल बनाया है कि तुम मुझे छोड़ने की सोच सकते हो। अरे कैसे जा सकते हो मुझे छोड़कर? कैसे जा सकते हो?
आप मुझसे ये कहेंगे कि मैं तुमसे इसलिए नाराज हूं क्योंकि तुमने एक थिएटर को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और मैं इसे सच मानकर चला जाऊंगा? ना ना ना, बात कुछ और ही है। और उस दिन जब तुमने मुझसे बोला था तो तुम्हारे अपने शब्द नहीं थे, जरूर तुम्हें किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया था। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि उस दिन मुझे जो भी कहा गया था वो किसी के बहकावे में आके कहा था, तो आपको बिल्कुल सही लगता है। किसने भड़काया था? बताओ मुझे, किसने भड़काया था? आपके सवालों के जवाब मेरे पास है और मेरे सवालों के जवाब आपके पास। और तुम मेरे सवालों के जवाब तब तक नहीं दोगे जब तक मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूं। ये तो वही बात हुई कि तू मेरी ढपली बजाए मैं तेरा राग अलापूं। वाह! You scratch my back and I will scratch yours. Sound more sophisticated. क्या हो? कहाँ से हो रहा है? अरे भाई, जिसके मुंह में लवली डार्लिंग गुटखा और चौरसिया छाप बीड़ी हुआ करती थी, वो आज सोफिस्टिकेशन की बात कर रहा है। हुआ करती थी। हाँ। इधर आना। क्या? आओ तो सही। क्या? अरे क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या? हुआ करती थी। वो कहते हैं ना, बंदर चाहे जितना सयाना हो जाए पर गुलाटी मारना नहीं भूलता है। अरे नहीं, वो तो मैं अपनी अगली फिल्म में एक गावड़ी का कैरेक्टर कर रहा हूँ। सो मेथड एक्टिंग। अच्छा, मेथड एक्टिंग। अगर तुम किसी खूनी का किरदार कर रहे होते तो तुम खून करते फिरते। ये तुम्हारे बॉलीवुड वाले स्टैनिस्लावस्की का पूरा नाम तक नहीं जानते और बात करते हैं मेथड एक्टिंग की। स्टैनिस्लावस्की कौन? कंस्टेंटीन स्टैनिस्लावस्की। वाह वाह बेटा वाह, अब हुए तुम पूरे के पूरे बॉलीवुड के सुपरस्टार। मेथड एक्टिंग। वैसे दादा, इतने साल बाद भी आपकी बॉलीवुड को लेकर राय नहीं बदली? कभी नहीं बदलेगी, और अब तो और भी पुख्ता हो गई। पहले ये तुम्हारे बॉलीवुड वाले केवल कहानी चुराते थे, और अब कहानी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, संवाद, कॉस्ट्यूम, यहाँ तक कि कैमरा वर्क तक चुरा लेते हैं। अगर ऐसा ही रहा ना तो तुम्हारे इन बॉलीवुड वालों को भाड़े की दर से लाने पड़ेगी। वैसे टॉपिक चेंज करना कोई आपसे सीखे। तुम मेरे सवालों का जवाब दे दो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगा। बहस करके वक्त बर्बाद करने की एक और कोशिश, पर मैं वक्त बर्बाद नहीं करूंगा और ना ही बहस करूंगा। आप सच में जानना चाहते हैं ना कि उस दिन मुझे कौन उकसाया था? तो सुनिए। विजय, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया और तुम उन्हें धोखा देने की बात कर रहे हो। अरे कैसा धोखा? तुमने क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उनके साथ? देखो, उन्हें एक कलाकार की नजरों से नहीं, एक इंसान की नजरों से परख कर देखो। वो एक महान दिग्दर्शक हो सकते हैं, पर इंसान। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे बहुत घटिया सलूक करते हैं तुम्हारे साथ। अरे घटिया सलूक करते तो मैं इतना दुखी नहीं होता, पर वो सलूक ही नहीं करते मेरे साथ। आपके अस्तित्व का कोई अपमान करे ना तो आप कह सकते हैं, पर आपके अस्तित्व को कोई नजरअंदाजी कर दे, ये सहना नामुमकिन होता है। और वो हमेशा मुझे नजरअंदाज करते आए हैं। किसके लिए? ये थिएटर के लिए। पर तुम चाहो तो वो एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा लगाव तुमसे है। अगर तुम उन्हें धोखा दोगे तो वो ये सदमा नहीं झेल पाएंगे और शायद ये थिएटर छोड़ दें। प्लीज वरना मैं मर जाऊंगा। मुझे मेरे पापा लौटा दो, मुझे मेरे पापा लौटा दो। प्लीज मुझे मेरे पापा लौटा दो, मुझे मेरे पापा लौटा दो। प्लीज मुझे मेरे पापा
आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया। अब आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। अरे विजय, पापा आप सोए नहीं तुम अभी तक? नींद ही नहीं आ रही है पापा, एक्साइटमेंट इतनी है। अरे सोचिए ना पापा, केएल कॉलेज में मेरा एडमिशन होगा, महाराष्ट्र की बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से। बेटा वो अरे कॉलेज कूड़े में है तो क्या हुआ पापा, मैं हर वीकेंड आऊंगा आपसे मिलने। बेटा पिछले साल उस कॉलेज का कट ऑफ 92% था। मैं दिन रात मेहनत करूंगा पापा। और वैसे भी सबसे बड़ा टीचर पैसों का था, जिसका बंदोबस्त तो आप कर ही चुके हैं ना। विजय बेटा, वो पैसे मैं किसी और को दे चुका हूँ। किसी और को दे दिए? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? ये मेरी जिंदगी का सवाल है। बेटा समझने की कोशिश करो, वहां भी किसी की जिंदगी का सवाल है। किसे दिए आपने पैसे? बताइए बताइए पापा, किसे दिए आपने पैसे? ये मेरे कैरियर का सवाल है पापा। मेरा एडमिशन नहीं होगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा पापा। पापा मेरा जीवन खराब हो जाएगा पापा। मुझे इंजीनियर बनना है पापा। पापा आप कुछ बताते क्यों नहीं? किसे दिए आपने पैसे? बताइए बताइए पापा, बताइए किसे दिया पापा? मेरा पूरा जीवन खराब हो जाएगा पापा। किसे दिया आपने पैसे? आप कुछ बोलते क्यों नहीं पापा? आप शांत क्यों हैं? बताइए बताइए। उस दिन तुम्हारे पिता की तबीयत खराब थी और इधर विजय के एडमिशन की डेट निकलती जा रही थी। मैंने जरा भी नहीं सोचा और वो पैसे मैंने तुम्हें दे दिए जिससे कि तुम अपने पिता का इलाज करवा सको, और फिर भी तुम मुझे छोड़कर चले गए। इसलिए मैं तुमसे नाराज था और मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें मेरे खिलाफ मेरे ही बेटे ने भड़काया। आपने मेरे लिए अपने बेटे का सपना कुर्बान कर दिया, मेरे लिए। मुझसे नाता तोड़ने के बाद तुमने सीरियल में काम करना शुरू किया, धीरे धीरे फिल्मों में, और देखते ही देखते तुम बॉलीवुड के स्टार बन गए। तुमसे इंस्पायर होकर मेरे बाकी बच्चे भी धीरे धीरे करके मुझे छोड़कर जाने लगे। सॉरी दादा। अरे माफी तुम क्यों मांग रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? क्यों दिए तुम्हें पैसे? क्योंकि तुम्हारे पिता बीमार थे। तुम्हारे पिता इतने ज्यादा बीमार थे कि तुम परेशान से लगने लगे। तुम्हारे सर पे एक भार था। मैंने सोचा मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम वो पैसे अपने गांव भिजवा दोगे, पिताजी का इलाज हो जाएगा और तुम्हारे सर से एक भार खत्म हो जाएगा और तुम पूरी तरह से थिएटर में रम जाओ। और फिर एक थिएटर को अपना सेवक नहीं होना पड़ेगा। यानी
जब मैंने तुम्हारी मदद की तब मेरे ध्यान में तुम नहीं, तुम्हारे पिता नहीं, बल्कि यह थिएटर था। आज अगर मैं तुम विजय इस हालात में हैं तो उसका दोषी मैं हूं। मैं अगर मैंने अपने बेटे को थोड़ा समय दिया होता तो ये स्थिति नहीं आती। अगर मैंने अपने बेटे के सपनों को कुर्बान नहीं किया होता तो ये स्थिति नहीं आती। अरे हम कलाकार कला के पीछे भागते भागते इतने पागल हो जाते हैं कि अपने घर परिवार वालों को भी भूल जाते हैं। अरे हम कलाकार ये क्यों भूल जाते हैं कि अपने घर परिवार वालों को खुश रखना भी तो एक कला है। आज मैं जब अपने बेटे विजय से मिलूंगा मैं उससे हाथ छोड़ के माफी मांगूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे माफ कर देगा। वो मुझे माफ कर देगा। अब हुए ना आप एक सच्चे दिग्दर्शक। वैसे दादा, उस दिन विजय मुझे उकसाता भी ना तो भी मैं एक न एक दिन ये थिएटर छोड़कर जरूर जाता, क्योंकि हर कोई मशहूर होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि लोग उसे सिर्फ फेसबुक पर ही नहीं, विकिपीडिया पर भी ढूंढे। और मशहूर होना और बड़े सपने देखना कोई गुनाह तो नहीं ना दादा? बेटा, मैं तुमसे एक बात पूछूं, बताओगे? ये कामयाबी का स्वाद कैसा होता है? मुझे बताओ ना बेटा, कैसा होता है कामयाबी का स्वाद? जब अनजानी आंखों में अपने लिए प्यार देखता हूं ना दादा, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास सब कुछ था, नाम, पैसा, दौलत, सब कुछ, पर फिर भी कुछ अधूरापन लगता था, क्योंकि मेरा गुरु जिसने मुझे एक्टिंग की ABCD सिखाई वही मुझसे नाराज था। अब अगर आपका गुरु ही आपसे नाराज हो तो किस बात की कामयाबी? अरे वो कामयाबी ही क्या जिसे आप अपने दिग्दर्शक से ना बांट सके। मुझे माफ कर दीजिए दादा। उठ, तो मुझसे पूछ रहा था ना कि मैं तेरी फिल्में देखता हूँ कि नहीं? अरे देखता हूँ। हर फिल्म पहला शो पहले दिन देखी है मैंने। तेरे जितने भी इंटरव्यू अखबारों और पत्रिकाओं में छपे ना, सब काट के रखे हैं मैंने। अरे तुझे क्या लगता है तेरी कामयाबी से मैं खुश नहीं होता था? बस किसी से कह नहीं पाता था। अरे भला कौन गुरु अपने बच्चे की कामयाबी से खुश नहीं होगा? मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए और तुझे तेरे सवालों के। अब तो दरवाजा खुलवा दे। वैसे मंदार के ट्यूशन खत्म होने में अभी वक्त है दादा, तब तक कुछ करें क्या? नाटक? अरे नहीं भाई नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। अब मैं बूढ़ा हो गया। कैसी बातें करते हैं दादा? आप ही तो कहते थे कि थिएटर में कोई रिटायरमेंट नहीं होती। अच्छा, ऐसा मैं कहता था? अब ठीक है, आजा।
ये हाँ और इसे जो किरदार है ना, ये गांव से आया हुआ एकदम गंवार, जिसे थिएटर के बारे में कुछ नहीं पता है, ओवर कॉन्फिडेंस है। और हाँ मरखुरदार, आवाज ऊंची होनी चाहिए। ये थिएटर है, तुम्हारा सिनेमा नहीं। और ये जूते पूर्वाभ्यास कक्ष के बाद। सॉरी 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 सॉरी। जी दादा बताइए कहाँ बैठना है? या फिर तो जमीन पे। बेटा, जमीन से जुड़े रहोगे तो अपना अस्तित्व भी बचा पाओगे। ठीक है, बैठ। राइट राइट। पढ़ूं दादा? हाँ, फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। कर दी ना गड़बड़। क्या गड़बड़? मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारा किरदार है एक गांव से आया हुआ गंवार, ओवर कॉन्फिडेंस लड़का, जिसे थिएटर के बारे में कुछ नहीं पता। अब जिसे थिएटर के बारे में कुछ नहीं पता, उसे सा और शा का फर्क कैसे पता होगा? इसलिए शुरुआत नहीं, शुरुआत। ये थी हमारी आज की दूसरी प्रस्तुति, दिग्दर्शक। कैसे लगी आपको? मेरे साथी कलाकार मंच पे आए और मैं चाहूँगा कि जो हमारे बैक स्टेज में जितने भी साथी थे वो सारे मंच पे आ जाएं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि आज दूसरा शो था, दोनों टिकट शो थे और आप लोगों का ये टिकट लेकर नाटक देखने आना हम सभी कलाकारों के लिए आशीर्वाद के समान है और इसी से हमें बल मिलता है और हम नए नए विषय लेकर आते हैं। कोशिश होती है कि हम आज के साथ भी रहें और आदि के साथ भी रहें, इसलिए हमारे जो विषय होते हैं वो आज के भी होते हैं और आदि के भी होते हैं। पहला नाटक जो हमारा था, आ जाइए आप लोग मंच पर। पहला जो हमारा नाटक था फितूर, वो आज की जनरेशन में जैसे लोग देखते हैं OTT में वेब सीरीज और क्राइम थ्रिलर सस्पेंस, उस तरह का कुछ बनाने की कोशिश की गई थी और ये एक मौलिक नाटक था जो आपने देखा। हमारे साथ जो मंच में कलाकार थे वो अपना परिचय खुद दे दें। अभिजीत कुमार। ये हमारे सारे बैक स्टेज के सहयोगी हैं और हमारे कल भी दो नाटक हैं। एक है मरने के शॉर्टकट और एक है जीना इसी का नाम। और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग आएंगे देखने और निराश नहीं होंगे। अगर ये नाटक आपको अच्छा लगा है तो वो भी अच्छा लगेगा। और हमारे जो ये चारों नाटक थे, जो आज दो हो गए और जो दो होने वाले, चारों अलग अलग फ्लेवर के, आपको अलग अलग रस मिलेगा सब में और सब में आनंद की अनुभूति होगी, ऐसा हमारा प्रयास है। और सभी का धन्यवाद। कल आप लोग नाटक देखने जरूर आए। एक 5 बजे से है मरने के शॉर्टकट और एक है 6:45 में जीना इसी का नाम। हास्य नाटक है लेकिन वो भी आपको जीना सिखाता है। और मरने के शॉर्टकट नाम में मत जाइएगा, ये भी आपको जीना सिखाता है। आजकल बच्चे बहुत सुसाइड कर रहे हैं। अभी 10-15 दिन पहले मेरे एक मित्र ने भी सुसाइड किया। अभी आज एक हमारे बहुत करीबी, उन्होंने भी ऐसी घटना का जिक्र किया। भगवान करे वो बच जाए, अभी हॉस्पिटल में है, क्या है पता नहीं चला। तो ये छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो उसी पे ये कुमार संजय जी का लिखा हुआ नाटक है। ये एकल नाटक था लेकिन इसको हमने एक पूरा नाटक बना दिया है कि आत्महत्या करने के बाद की फीलिंग्स क्या होती है, जिसे हम सुधार नहीं सकते। इसलिए जिसे हम सुधार नहीं सकते वो गलती ही ना करे। यही विषय है मरने के शॉर्टकट का। और जीना इसी का नाम तो आपको हंसाएगा, डराएगा भी और जीना सिखाएगा। तो इसलिए आप लोग ज़रूर आए। और जो आज की हमारी जो प्रस्तुति थी, ये केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली से हमें अंशदान मिला हुआ है, सहयोग मिला हुआ है। और सबसे बड़ा सहयोग आपका, जो आप लोग टिकट लेकर के नाटक को देखने हैं। और हम सभी कलाकार विजय बेला थिएटर की तरफ